दोस्तों, मोदी के दो मंत्री एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हैं? एक दूसरे की लंका क्यों लगवा रहे हैं? आखिर वो कौन एनडीए के डिप्टी सीएम हैं जिनको सीधे सीएम बनने का ऑफर दे दिया गया है? बीजेपी के अंदर वो कौन सा घमासान मचा है जो खुलकर अब सामने आ गया है? अब इस एक वीडियो में मैं आपको कम से कम 3-4 वीडियो की जानकारी देने वाली हूँ, ऐसी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसके बारे में जब आप कड़ियाँ जोड़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि इस ओर तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, पॉलिटिक्स पार्टियों के बीच बाद में होती है, असली पॉलिटिक्स होती है पार्टी के अंदर। और इस वक्त बीजेपी के अंदर ऐसा 3-5 है, ऐसा तिया पाचा मचा है कि पूछिए मत। हालत ये हो गई है दोस्तों कि एक केंद्रीय मंत्री एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे पड़े हैं और एक केंद्रीय मंत्री दूसरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पीछे पड़े हैं। दोस्तों, सुन तो ये भी रहे हैं कि बीच में कोई तीसरा है जिसको मलाई चाटने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, अगर इन कड़ियों को आप जोड़ें तो आप देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ। अचानक से 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही सनसनीखेज खबर छाप दी कि सीएम बनने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके प्लॉट्स में, उनके परिवार वालों के प्लॉट्स खरीदने में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर पूरी की पूरी बीजेपी चुप है। वो बीजेपी जो दिन रात नेहरू और राहुल गांधी पर बेमतलब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव का किसी ने बचाव भी नहीं किया। इनफैक्ट अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता, जो कि दिल्ली में अब केंद्रीय मंत्री हैं, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, आप खुद समझदार है, कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा, दरअसल उनकी तरफ से ही एक पुख्ता दस्तावेज दिए गए इंडियन एक्सप्रेस को। नहीं तो आज के ज़माने में किसी अखबार, किसी न्यूज़ चैनल में इतनी हैसियत है कि वो छाप दे किसी बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पूरे मामले में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का बचाव भी नहीं कर रही है। ये तो है पहली कड़ी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोहन यादव की कुर्सी तो जानी ही थी, बस यूपी चुनाव के चक्कर में बची हुई है क्योंकि यादव वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन वो मंत्री जिन्होंने ये खेल किया है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से उनकी कुर्सी चली जाएगी, तो कुर्सी तभी जाएगी जब ऊपर वाला चाहेगा। ऊपर वाला मतलब कौन सा वाला ऊपर वाला, आप जानते हैं। अच्छा, इस बीच एक और राज्य में बड़ा घमासान मचा हुआ है। सुनने में आया है कि एकनाथ शिंदे को, जो कि अमित शाह कैंप के हैं, बहुत ही खास है, उनको सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। जी हाँ, अब किसने दिया है इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। लेकिन एक शर्त रखी है कि अपनी पार्टी का पूरा विलय एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी में कर दें। और ऐसा करके देवेंद्र फडणवीस का पत्ता काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में ये चर्चाएं चली थी कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि आरएसएस के बहुत ही खास हैं, मतलब आरएसएस के ब्लू आइड बॉय हैं, हमेशा देवेंद्र फडणवीस के लिए बोला जाता है कि इकलौते नेता है जो मोदी का उत्तराधिकारी आरएसएस के हिसाब से बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी करते हैं और वो बिजनेस, जो कॉर्पोरेट घराना है, उनके भी बड़े फेवरेट हैं। तो उनके लिए खबर आई कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको जगह मिले, इसके लिए आरएसएस ने कुछ उनकी सिफारिश की है। अगर देवेंद्र फडणवीस को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिल गई तो सीधा सीधा वो मोदी के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। और अगर वो मोदी के उत्तराधिकारी हो जाएंगे तो फिर दिल्ली में बैठे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आप तो जानते ही हैं, उनमें से कुछ लोग अमित शाह का भी नाम लेते हैं, उनका क्या होगा? कहने वाले तो ये भी कहते हैं दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को जो ये ऑफर दिया गया कि आइए आप सीएम बन जाइए, दरअसल ये इस खेल के पीछे की कहानी है कि फडणवीस का, उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले भी एक बार सीएम से डिप्टी सीएम फडणवीस को बनाया गया है। वो अलग बात है कि वो दोबारा सीएम बन गए। यहाँ एक दलील दी जा सकती है, जहाँ से एक खबर मुझे मिली है उनके हिसाब से, कि भाई एकनाथ शिंदे के पास अब बीजेपी से ज़्यादा एमपीज़ हैं। बिल्कुल बात ठीक है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो एमपीज़ टूट के आए हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में आए हैं ना। दोस्तों, इस बीच एक और चीज़ पर आप नज़र डालिए। आपने एक चीज़ नोटिस करी, एकनाथ शिंदे की पार्टी में उद्धव ठाकरे के लोग जा रहे हैं। क्यों भाई? उद्धव ठाकरे की पार्टी के तो 2/3 टूट गए थे, तो बीजेपी में क्यों नहीं गए? ये एनडीए में क्यों जा रहे हैं? ये क्योंकि अगर महाराष्ट्र बीजेपी में गए तो देवेंद्र फडणवीस मजबूत होंगे, और देवेंद्र फडणवीस मजबूत होंगे मतलब आरएसएस मजबूत होगी, और अगर आरएसएस मजबूत होगी तो आरएसएस बताएगी उत्तराधिकारी कौन है। आप देखिए किस लेवल की होशियारी हो रही है कि ऐसी पार्टी में उन सांसदों का विलय कराया जा रहा है जिससे एनडीए का एक घटक दल मजबूत हो। इनडायरेक्टली तो वो बीजेपी की ही मजबूती है, लेकिन एनडीए अगर मजबूत होगा और थोड़ा बहुत बीजेपी को आप कह लीजिए पूर्ण बहुमत से एनडीए ही बचा के रखेगा, उसको पूर्ण बहुमत वही देगा, तो एनडीए का तो जो सर्वमान्य नेता है मोदी के बाद वो अमित शाह ही है।
आप देखिए किस लेवल के बड़े खेल हो रहे हैं। अगर यूपी में कभी अखिलेश यादव की पार्टी टूटी तो आप मानकर चलिएगा वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी में जाएंगे। और ये खबर भी मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों, जब ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था। नहीं तो आप खुद सोचिए, 2/3 तो सांसद टूट चुके थे तृणमूल कांग्रेस के, तो वो बीजेपी में विलय क्यों नहीं गई है भाई? जब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में आ सकते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद बीजेपी में क्यों नहीं आए भाई? ऐसी क्या बात है? 2/3 तो टूट ही गए थे। बात सिंपल सी है दोस्तों, एक नई पार्टी है ना एनसीपीआई, एक नई पार्टी मतलब वो एनडीए का ही तो हिस्सा है, इससे एनडीए मजबूत हो रही है। तो आप देखिए खेल कितने बड़े हो रहे हैं, कितने बड़े लेवल पर खेल हो रहे हैं, और कितनी बड़ी लेवल की पॉलिटिक्स है कि आपके पास विकल्प है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, आप अपनी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाते हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पर कमजोर हो जाएंगे। और व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कमजोर होते हैं तो आपके उत्तराधिकारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सोचिए कितने बड़े लेवल की खेल है ये दोस्तों। ये जो यूपी में राम मंदिर में चंदा घोटाला वाला मामला आ गया, मतलब चोरी क्या, नृपेंद्र मिश्रा के हिसाब से तो ये डकैती है। आप खुद सोचिए ये कब से हो रहा है, किसी को नहीं पता। चंपत राय तो सर्वे सर्वा कब से बने, आज ही क्यों एक खबर आई? क्या जानने वाले नहीं जानते हैं कि चंपत राय किसी आदमी है? आरएसएस के आदमी है ना, सब जानते हैं कि आरएसएस का उन पर हाथ है, तब तक वो पद में बने हुए थे। और आज उन्होंने अगर जबरन इस्तीफा दिया है तो भी इसीलिए क्योंकि आरएसएस चाहता था, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, आज ही इस्तीफा दिया है। अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये पूरा कांड ऐसे ही लंबा चलता गया राम मंदिर घोटाला मामले पे, तो योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोल ले, उनकी पॉलिटिक्स तो मजबूत नहीं होती ना इससे। भाई यूपी में योगी बैठे हैं और योगी के होते हुए इतना बड़ा कांड हो गया राम मंदिर के चढ़ावे में, और योगी आदित्यनाथ बस बटोगे तो कटोगे टाइप के नारा ही दे रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ मजबूत होते हैं तो कौन कमजोर होता है? किसका दावा कमजोर होता है? भाई मोदी के जो कट्टर समर्थक है, मोदी के बाद अगर कोई ऑब्वियस चॉइस है ना उनके लिए, तो वो अमित शाह नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि वो हिंदुत्व के चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर है। इतने बड़े हैं कि मोदी भी उनके सामने छोटे हो जाते हैं। भाई वो तो चलता फिरता भगवा है। लेकिन अगर योगी की पॉलिटिक्स कमजोर होती है तो कौन मजबूत होता है? यहाँ एक और चर्चा मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं यूपी के एक पत्रकार से बात कर रही थी, तो उन्होंने मजाक में एक बात बोली, कुमकुम ये भी हो सकता है कि यूपी में चुनाव जीतते, मतलब हारते हारते जीते बीजेपी, मतलब वो जो प्रचंड जीत महाराष्ट्र में हुई, वो जो प्रचंड जीत हरियाणा में हुई, वो जो प्रचंड जीत बंगाल में हुई, हो सकता है कि यूपी में ऐसी जीतों की जीत भी हो जाए, और वो भी हो जाए कि भाई ये तो जाते जाते सरकार बच गई। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? बीजेपी की सरकार भी बची रहेगी, लेकिन सवाल भी उठ जाएंगे कि भाई योगी आदित्यनाथ को 2 बार सीएम बनाने के बाद भी बीजेपी को क्या फायदा हुआ? यहाँ याद कीजिए दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार हुई थी बीजेपी की यूपी में, तब जितनी भी कमेटियां, आंतरिक कमेटियां बीजेपी ने बनाई थी, सब में खुलकर कहा गया था कि विधायक, करीब 100 विधायकों ने, उस वक्त खबर चली थी कि 100 विधायकों ने पार्टी का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये 100 विधायक योगी आदित्यनाथ से नाराज थे, उनकी कोई सुनी नहीं जाती है। इनफैक्ट कुछ वक्त पहले तो ये भी कहा जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ ने भी उतना ही प्रचार किया लोकसभा चुनाव में जितना जरूरी था, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं किए उन्होंने दोस्तों। और दिल्ली और यूपी के बीच, या फिर ये कहने कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की कितनी दूरियां हैं और क्या क्या उसके पीछे की कहानियां है, वो भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि जो विपक्षी पार्टियों में तोड़फोड़ की जा रही है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऑफकोर्स विपक्ष को कमजोर करने के लिए है, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर देखें तो ऑफकोर्स इससे कोई बिल तो सरकार पास कर ही लेगी अपने हिसाब से। बट अगर आप इसका पूरा तरीका देखें कि ये तोड़ ताड़ करने के बाद जो टूटे हुए सांसद हैं वो बीजेपी में नहीं आ रहे, वो जिस तरह से एनडीए में जा रहे हैं, इसका साफ मैसेज है ये लड़ाई एक्चुअली में बीजेपी की आंतरिक लड़ाई भी है। मोदी के बाद कौन, मोदी के उत्तराधिकारी की लड़ाई। और इस तरह के हालात में, जिस तरह का कल्ट मोदी बन गए हैं दोस्तों, ऐसा पॉलिटिकल कल्ट हमेशा चाहता है कि उसके रहते ही उसके उत्तराधिकारी में सहमति बन जाए। हालांकि दोस्तों लोग कहते हैं कि मोदी इस्तीफा दे देंगे कभी और 2029 के लोकसभा चुनाव उनके लीडरशिप में नहीं लड़ा जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानती। मोदी ने अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, 25 साल जब से वो सीएम है, अब वो पीएम है, तब से कोई अपने आप में इतना इन्वेस्ट नहीं करता कि वो कुर्सी छोड़ दे सिर्फ इसीलिए कि वो अब मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहता है और वो अब आराम करना चाहता है। ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में कभी कोई आराम नहीं करना चाहता। कुर्सी, वो भी पीएम की कुर्सी, कोई नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई ही
तो मोदी अपने रहते अपने सक्सेसर को चुनना चाहेंगे, अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहेंगे, और वो तभी हो सकता है जब सारे जो पत्ते हैं सब अपने सही घरों पर दिखें। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।